हेलो मित्रों। आज हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित उसको पढ़ने जा रहे हैं। और आज हमारा है पहला ही टॉपिक काल विभाजन। बिना समय गवाए मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि समय का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसे 1929 में लिखा गया, उस किताब को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये किताब हिंदी साहित्य का इतिहास मैं इसी सामग्री से पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। मेरे पास जो भी ज्ञान बुद्धि है मैं उसका प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करने का प्रयत्न करें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है काल विभाग, यानी काल विभाजन, कि रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार हिंदी साहित्य के जो 900 वर्षों का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको किन कालखंडों में बांटा, उन कालखंडों का क्या नाम रखा और उन कालखंडों का नामकरण किस आधार पर किया गया, इन सारी बातों का हम लोग जिक्र करेंगे। मेरा आपसे ये निवेदन है और मेरी सलाह भी है आपसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं और सच में आप गंभीर हैं पढ़ाई को लेकर, तो अपने पास एक कलम और एक नोटबुक रखें, कॉपी रखें, इसमें आप महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते चले। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास वो बहुत प्रामाणिक है और इससे इतर जो है, अन्यथा दूसरी किताब का सहारा लेना अच्छी बात नहीं। ऐसे और मैंने दूसरी किताबें हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी की जो किताब है पूरी प्रामाणिक है और परीक्षाओं में जो है इनसे ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक कलम और एक नोटबुक लेकर जरूर बैठें और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं उनको आपको लिखाता चलूंगा, बताता चलूंगा, समझाता भी चलूंगा मैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला जो हमारा है काल विभाजन है, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है जनता और साहित्य का संबंध। काल विभाजन में जो पहला टॉपिक है वो है जनता और साहित्य का संबंध। ये हम लोग जानेंगे। आज मैं आपको 3 टॉपिक लेकर आया हूं काल विभाजन के अंतर्गत। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कि जनता और साहित्य का संबंध, अर्थात जनता और साहित्य के बीच कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध जनता और साहित्य के बीच पाया जाता है। तो अगर आपके पास किताब अगर है तो पृष्ठ संख्या 15 निकाल लें, क्योंकि मैं भी वहीं पर हूं जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको। यहां देखिए काल विभाजन। तो पहला जो काल विभाजन आपका है, जो पहला पाठ है जो काल विभाजन का, जनता और साहित्य का संबंध, उसके विषय में जो शुक्ल जी का कथन है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। शुक्ल जी ने क्या कहा है जनता और साहित्य के संबंध को लेकर, जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ शुक्ल जी कथन, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं शुक्ल जी ने क्या कहा है इसको लेकर। शुक्ल अर्थात रामचंद्र शुक्ल है। ऐसे आप यहाँ तक जब वीडियो तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आप बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए आप यहाँ तक आए हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, होता है। तो शुक्ल जी का ये कथन है इसको लेकर, जनता और साहित्य का संबंध को लेकर, कि जबकि छोड़ देंगे आप, यहां शुरू करेंगे। प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।
इसका कहने का अर्थ क्या है ये समझना है हम लोग को कि शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। वो कहते हैं कि देश का साहित्य, किसी भी देश का साहित्य, ऐसे तो हम लोग भारत देश के साहित्य की बात कर रहे हैं, देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति मतलब क्या होता है, विचार, सोच, ठीक है। चित्तवृत्ति मतलब विचार या सोच का संचित प्रतिबिंब है। अर्थात कहने का ये है कि जनता की जैसी चित्तवृत्ति होगी, जैसे विचार होंगे, है ना, जैसी सोच होगी, वैसा ही उस देश का क्या होगा, साहित्य होगा। जैसे हम लोग समझते हैं कि प्राचीन काल में जनता की जो चित्तवृत्ति थी वो आधुनिक काल की जनता की चित्तवृत्ति से बिल्कुल अलग थी। इस यही कारण है कि उस समय प्राचीन काल में जो है, जो रचनाएं लिखी गई हैं, उनकी भाषा अलग थी, ठीक है, उनके तथ्य अलग थे और उनकी लेखनी अलग थी। वैसे ही मध्यकाल में जब हम लोग आते हैं तो उस वक्त भी जनता की चित्तवृत्ति अलग थी, जो आधुनिक काल से बिल्कुल अलग थी। और आज की अगर आधुनिक काल की बात करते हैं तो जनता की चित्तवृत्ति अलग है। कहने का ये अर्थ हुआ कि जिस प्रकार जनता की चित्तवृत्ति रहेगी, जनता के विचार रहेंगे, जैसी सोच रहेगी, उस देश का साहित्य भी वैसा ही रहेगा। तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना शॉर्ट मैंने लिखा है, इतना शॉर्ट है नहीं, ऐसे बहुत कुछ दिया हुआ इस किताब में, मैं पूरा पढ़ता हूं और समझाने का प्रयत्न करता हूं। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि कहने का अर्थ यह है कि जनता की चित्तवृत्ति जैसे जैसे बदलेगी, यानी जनता की सोच, जनता के विचार जैसे जैसे बदलेंगे, वैसे वैसे साहित्य का जो स्वरूप है, साहित्य का जो रूप है, वो क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों। आदि से अंत तक, यानी प्राचीन काल से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि साहित्य का इतिहास क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि आदि से अंत तक जो भी जनता की चित्तवृत्तियां हैं, है ना, जो भी जनता की चित्तवृत्तियां हैं, उनको और साहित्य परंपरा को, इन दोनों को सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास। अर्थात जनता की चित्तवृत्तियां और उसके साथ साहित्य परंपरा का जो सामंजस्य है, जो उसका जो संबंध है, उसको दिखाना ही क्या है, साहित्य का इतिहास है। चूंकि साहित्य का जो इतिहास है वो जनता की चित्तवृत्तियों से संबंधित है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। कहने का अर्थ है कि जनता की चित्तवृत्तियों में क्या क्या शामिल होता है, किस आधार पर वो प्रभावित होती है। तो पहला है राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है सांप्रदायिक और चौथा है धार्मिक। कहने का ये अर्थ है कि जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, जैसी सामाजिक परिस्थितियां होंगी, जैसी सांप्रदायिक परिस्थितियां होंगी या जैसी धार्मिक परिस्थितियां होंगी, उसी के अनुसार जनता की चित्तवृत्ति होगी। ठीक है ना, मतलब जिस प्रकार वातावरण होगा, जैसी परिस्थितियां होंगी, समाज में जिस प्रकार का एनवायरमेंट होगा, उसी तरह से लोगों की सोच बदलती जाएगी। आज की राजनीति और 20 साल पहले की राजनीति में अंतर है, आप देख रहे हैं। सामाजिकता की बात करें, सांप्रदायिकता की बात करें, धार्मिकता की बात करें, तो स्थितियां हर वर्ष, यहां तक कि हर 10 वर्ष में, हर 50 वर्ष में, यहाँ हर वर्ष में बदलती रहती हैं। तो जैसे जैसे ये परिस्थितियां बदलती हैं, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो या सांप्रदायिक हो, वैसे वैसे जो है जनता की चित्तवृत्तियां क्या होती हैं, बदलती जाती, क्योंकि वो उन परिस्थितियों के अनुसार तय होती हैं कि जनता की चित्तवृत्तियां कैसी होंगी। तो ये बहुत मैंने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये आपका पहला टॉपिक है, जनता और साहित्य का संबंध क्या है। अगर कुछ इस पर लिखने आएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट करें आप। चलिए, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है अलग। आपका पहला टॉपिक खत्म हो गया, जनता और साहित्य का संबंध।
दूसरा टॉपिक हमारा है कि क्योंकि किताब से मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे किताब को बार बार देखना पड़ रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल। देखिए, रामजोहर शुक्ल ने तो हिंदी साहित्य के जो 9 वर्ष का इतिहास, कितने वर्ष का इतिहास, 900 वर्ष, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 1929 में प्रकाशित हुई, उस इतिहास में उन्होंने हिंदी साहित्य का जो 900 वर्षों का जो इतिहास है उसको 4 कालखंडों में विभाजित किया। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में। और अन्य और भी विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया, है ना। तो वो हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, वो कभी और बात करेंगे जब मैं अलग तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा, सभी विद्वानों को लेकर, उनके मतों को लेकर, उनके और भी जो तर्क हैं, उनकी रचनाओं को लेकर, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि अभी हम लोग केवल हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी पर फोकस कर रहे हैं, केंद्रित हैं, इसलिए हम लोग केवल उनकी ही बात करेंगे। और अगर कोई सामग्री का इस्तेमाल मैं करूंगा तो आप लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी यही पढ़ेंगे। तो 4 कालखंडों में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 900 वर्षों का इतिहास है उसको बांटा है। तो पहला हमारा है आदिकाल। आदिकाल। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। तीसरा है आपका उत्तर मध्यकाल। और चौथा है, आप जानते होंगे, आधुनिक काल। ठीक है। तो ये उन्होंने नामकरण किया, आदिकाल पहला काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। परंतु बात यही खत्म नहीं होती है। उन्होंने हिंदी शुक्ल जी ने इन 4 कालों का जो नामकरण है वो अलग नाम से जो है किया है। तो आदिकाल का जो नामकरण है उन्होंने उसका नाम रखा है वीर गाथा काल। क्या नाम रखा है? वीर गाथा काल। क्यों रखा है ये हम लोग थर्ड टॉपिक में, हमारा वही टॉपिक है कि उन्होंने आखिर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल क्यों किया है, ये हम लोग जानेंगे। फिलहाल हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल जो शुक्ल जी द्वारा विभाजित है, ठीक है ना। और किसी की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरा है आपका पूर्व मध्यकाल। उन्होंने इसे किस नाम से संबोधित किया है? तो वो है भक्ति काल, ठीक है। और तीसरा है आपका उत्तर मध्यकाल। उन्होंने इसे किस काल से संबोधित किया है, डिनोट किया है? तो वो है रीतिकाल। और चौथा है आधुनिक काल। उन्होंने इसे किस नाम से आपको संबोधित किया है? तो वो है गद्यकाल। अब इसका समय भी हम लोग जान लेते हैं। जो प्रामाणिक समय है वो हम लोग जानेंगे प्यारे मित्रों। आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मुझे बार बार कैमरा को देखना पड़ रहा है कि कैमरा कहीं बंद ना हो जाए, किसी कॉल ना आए, इसीलिए। तो ये जो समय मैं लिख रहा हूं इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पर यहां लिख दे रहा हूं मैं। ये जो मैं समय लिख रहा हूं ये कालखंडों का, ये मैं संवत में लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसको मैं संवत में लिख रहा हूं। तो संवत में आपका है, इसका समय है 1050 से 1375। इसको आपको याद कर लेना है। आप बार बार याद करोगे आराम से याद हो जाएगा। 1375 से 1700 और 1700 से 1900 संवत में ध्यान देंगे आप। और उसके बाद यहां पर आप 1900 से 1984 आप संवत की बात कर रहे हैं। मान लीजिए इसको ईस्वी में निकालना है आपको, तो ईस्वी में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आप 57 ईयर्स जो 57 साल है, आप इसमें अगर इसको माइनस करेंगे, ये जो आया हुआ है, ये जो भी 1050 है तो 57, उसको 1050 में 57 जो है माइनस कर दीजिएगा तो आपका ईस्वी में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ईस्वी निकल जाएगा। तो ये सब छोड़िए, उतना हम लोग को जरूरत नहीं है।
जो जरूरी चीजें हैं यहाँ पर हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को एक 4 काल खंडों को का जो नामकरण हुआ है वो शुक्ल जी द्वारा जो हुआ है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल को उन्होंने नाम दिया है वीर गाथा काल, और पूर्व मध्यकाल, पूर्व मतलब समझ लीजिए पहले, जो पहले आएगा उसका नामकरण किया उन्होंने भक्ति काल के नाम से, और उत्तर मध्यकाल का नामकरण किया उन्होंने रीति काल के नाम से, आधुनिक काल का नामकरण किया उन्होंने गद्य काल के नाम से। और आदिकाल यानी वीर गाथा काल का जो समय है वो है संवत 1050 से 1375, और पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल का जो समय है वो है आपका 1375 से 1700 संवत। उसके बाद आपका उत्तर मध्यकाल का जो समय है जिसका नामकरण हुआ है रीति काल के नाम से, उसका समय है 1700 से लेकर 1900, और आधुनिक काल का जो समय है जिसे गद्य काल कहा गया है उसका समय है आपका 1900 से लेकर 1984 तक। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था। ये पहला आपका जो हमारा पहला टॉपिक का जो दूसरा पॉइंट है हिंदी साहित्य का एक इतिहास के 4 काल, ठीक है ना। पहला जो मैंने बता दिया आपको, अब एक और आपका टॉपिक बचा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, ये आप इसको नोट कर ले। चलिए आपने नोट कर लिया है, अच्छी बात है। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पर आते हैं। तो तीसरा टॉपिक हमारा है कालों के नामकरण का तात्पर्य, ठीक है ना। काल के जो नामकरण रखे गए हैं उसका हम लोग यहाँ पर, मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमारा ये जो अगला जो पॉइंट है, ठीक है ना, वो इसी से रिलेट है, इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा केवल, और इसको मैं रहने दूंगा, ठीक है। थर्ड वाला आप लोग भी ऐसे बनाते जाएं, और जो मैं बोल रहा हूं अगर लिखने की आपको इच्छा होगी तो आप उसको भी लिख सकते हैं। सारी बातें किताबों में नहीं लिखी रहती हैं, खुद से भी कुछ बताना पड़ता है, और उसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ता है। आप भी पढ़ें, खूब पढ़ें, जितना पढ़ेंगे आपका जो है ज्ञान बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। पढ़ने से ज्ञान घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है, पढ़ाने से तो और ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि मेरे जैसे मंदबुद्धि जो छात्र हैं या मंदबुद्धि जो शिक्षक हैं उनका भी ज्ञान बढ़ता रहे। मैं खुद को बहुत कम ही आंकता हूँ, 0 समझता हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं और सीख पाऊं। चलिए, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है ये हिंदी काल विभाजन को लेकर, इसका नाम है कालों के नामकरण का तात्पर्य, ठीक है ना। ये नया पॉइंट है इसका, ठीक है, ध्यान देंगे। सेकंड वाला छोड़ दिया हमने। तो कालों के नामकरण का तात्पर्य क्या है, मतलब जो नामकरण रखा गया है, जैसे वीर गाथा काल नाम रखा गया, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, ये क्यों रखा गया ये हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग पहले आदिकाल की, ठीक है ना। इसका नाम रखा गया वीर गाथा काल, जिसका समय है 1050 संवत से 1375 संवत तक। तो आखिर इसका नाम वीर गाथा काल क्यों रखा गया, किस कारण से वीर गाथा काल ही नाम रखा गया, और क्यों कुछ नहीं रखा गया आरंभिक काल, प्रारंभिक काल भी रखा जा सकता था। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि इसका नाम वीर गाथा काल रखा गया, ठीक है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो आप इससे स्पष्ट इस नाम से हो रहे हैं कि उस समय आदिकाल के समय, इस समय अर्थात 1050 से 1375 संवत के बीच जो भी रचनाएं की गई, जो भी पद्य यानी कविताएं जो लिखी गई, वो सब की सब वीर रस में डूबी हुई कविताएं लिखी गई, है ना। वीर रस की कविताएं, वीर रस की कविताएं, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। तो आखिर वीर रस से पगी हुई कविताएं क्यों लिखी गई? उस समय जो है जितने भी कवि हुआ करते थे, जितने भी कवि है ना, वो सब राज दरबारी कवि हुआ करते थे, राजाश्रित, है ना, राजाश्रित कवि होने के कारण उनको अपने जो राजा हैं उनका गुणगान करना पड़ता था, ठीक है ना। और यही कारण से जो है उनको गुणगान करने के क्रम में जो है अनेकों कविताएं लिखनी पड़ती थी, और इसी कारण से, इसी आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने जो है हमारे जो आदिकाल है उसका नामकरण क्या कर दिया उन्होंने, वीर गाथा काल, जहां वीरों की गाथाएं कही जाए, है ना, जहां वीरों की गाथाओं का गुणगान जो है पद्यात्मक तरीके से किया जाए, उसको कहते हैं वीर गाथा काल, ठीक है ना। इसी कारण से आदिकाल का नाम रखा गया वीर गाथा काल। अगर आप लोग इस बारे में कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम सबको जानकारियां मिलती रहे।
दूसरा हमारा काल है भक्ति काल, अर्थात पूर्व मध्य काल का नाम रखा गया भक्ति काल। ठीक है, 1375 से 1700। तो ये बात उस समय की है जब मुगल साम्राज्य का आगमन हमारे देश में हो चुका था। पूरी जनता त्राही त्राही कर रही थी उनके शासन में। ठीक है ना, तो जनता जो है एक सहारा, एक आश्रय ढूंढ रही थी, तभी जाकर उनको भगवान का आश्रय मिला। ठीक है ना, ईश्वर का आश्रय मिला। और ईश्वर का आश्रय दिखाने वाले कौन थे? कवि थे। ठीक है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऐसे अनेकों कवि पैदा हुए जिन्होंने अपनी कविताएं लिखी। और किससे संबंधित कविताएं लिखी? भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी। जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, आपके उसके बाद मीराबाई हो गई, रसखान हो गए, और भी अनेकों अनेकों कवि थे जिन्होंने भक्ति रस में डूबी हुई। किस रस में डूबी हुई? भक्ति रस। ठीक है ना, ये सब रस के नाम है भक्ति रस। आप लोग इनको पढ़े, अगर नहीं पढ़ा आपने तभी जाकर आप इन कविताओं का मर्म समझ पाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भक्ति रस की कविताएं लिखी, भक्ति रस में डूबते हुए, है ना, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, अनेकों निर्गुण भक्ति शाखा, मतलब अनेकों अनेकों जो है भक्ति रस के रस में डूबी हुई कविताएं अनेकों कवियों ने लिखी भक्ति काल में। इसी कारण से पूर्व मध्य काल का नाम, जिसका समय है 1375 से लेकर 1700 तक, उसमें भक्ति काल उसका नामकरण किया गया। कबीर भी भक्ति काल के हैं। ठीक है ना, और रैदास हो गए, सब भक्ति काल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा तीसरा है उत्तर मध्य काल। तो रीति काल नाम रखा गया उत्तर मध्य काल का। तो आखिर इस काल को रीति काल नामकरण ही क्यों किया गया? तो रीति का अर्थ होता है काव्य संबंधी नियम का। ऐसे तो रीति का केवल अर्थ क्या है बताइए? नियम है। लेकिन काव्य संबंधी जो नियम है उसका इसमें जो है बड़ा ध्यान रखा गया। कैसा नियम बताइए? काव्य संबंधी नियम। ठीक है ना, काव्य संबंधी जो नियम है उसका ध्यान रखा गया उत्तर मध्य काल में। इसी कारण से इसका नाम रखा गया रीति काल। अब रीति काल को भी 3 आधारों पर बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त। तो ये सब हम लोग जब रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति बद्ध जब कविता पढ़ेंगे, काल जब पढ़ेंगे अलग अलग, तो इसको और अच्छे से हम लोग जानेंगे। तो अभी शुरुआत है, केवल एक इंट्रोडक्शन है, परिचय है कि कितने काल खंडों में बांटा गया, नामकरण किस आधार पर किया गया है। ठीक है ना, तो अनेक कवि हुए जो रीति से संबंधित कविताएं लिखते थे, अर्थात काव्य नियमों का बड़ा ही ख्याल रखते थे, चाहे वो छंद हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो अलंकार हो, है ना। इन सब से संबंधित जो रचनाएं की जाती थी, जो काव्य नियम रखे गए थे, इसी आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? रीति काल। जैसे चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जो है रीति धारा के मुख्य कवि जो है, रीति सिद्ध रीतिबद्ध धारा कवि मुख्य रूप से मानते हैं चिंतामणि को, है ना। उसी प्रकार और भी अन्य जैसे है कि केशवदास हैं, चिंतामणि हो गए, केशवदास हो गए, मतीराम हो गए, आपका तोष कवि हो गए आपके, और भी अनेकों अनेक कवि हैं, मुझे नाम घनानंद हो गए, बोधा हो गए, आलम हो गए, ये सब बिहारी हो गए, ये सब के सब रीति काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से कविता के जो नियम बनाए गए हैं रीति काल में बनाए गए हैं। कविता किन आधारों पर लिखी जानी चाहिए, उनमें किन किन तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए, अनेकों नियम बनाए गए हैं। ठीक है ना, और उन नियमों के आधार पर कविताएं जो लिखी गई हैं, इसी कारण से इस काल का नाम रखा गया रीति काल, जिसका समय है 1700 से लेकर 1900 तक। ठीक है, अब अंत में है आधुनिक काल, जो आज के काल की बात करते हैं, इसका नामकरण किया गया गद्य काल। देखिए, ये जो आप काल पढ़ रहे हैं, आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, अर्थात वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, इसमें केवल और केवल काव्य लिखे गए, यानी पद्य लिखे गए। ध्यान देंगे आप, इसमें गद्यात्मक रचनाएं नहीं हुई हैं। ठीक है ना, इसमें गद्यात्मक अर्थात कहानियां, उपन्यास, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, ये जो गद्य जो विधाएं हैं वो इन सब में नहीं लिखी गई हैं। उसमें केवल कविताएं लिखी गई, प्रबंधात्मक कविताएं, मुक्त बंध में कविताएं, अनेकों मतलब अलग अलग तरीके से कविताएं लिखी गई, लेकिन कविताएं ही लिखी गई केवल, उसमें आपके गद्य नहीं लिखे गए, कहानियां, उपन्यास ये सब नहीं लिखा गया। तो ये सब कब लिखा गया बताइए? आधुनिक काल में। और कब से शुरू हुआ ये सिलसिला? तो 1900 से लेकर 1984 तक, जो आज भी कायम है। ऐसा नहीं कि 1984 तक ही है, क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो जो किताब में दिया गया मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इतना ये नहीं सोचना है कि बस 1984 में आधुनिक काल खत्म हो गया, गद्य काल, जी नहीं। खैर, अब तो गद्य और पद्य दोनों रचनाएं हो रही हैं।
ठीक है। उस वक्त भी जब शुरुआत हुआ था गद्य का, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि केवल गद्य विधा ही लिखी जा रही थी, नहीं, उस वक्त पद्य भी लिखे जा रहे थे, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में लिखे जा रहे थे। लेकिन जब गद्य काल का समय आया, अर्थात 1900 समय आया, तो उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। खड़ी बोली अर्थात हिंदी बोली, है ना। खड़ी बोली जो मेरठ में, आपकी दिल्ली में, सहारनपुर में, ये सब जगह बोली जाती है, वो खड़ी बोली का क्षेत्र है। उस साइड से जो है गद्य काल जो है आया, गद्य खंड लिखे जाने लगा, गद्य विधाएं लिखी जाने लगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम जानते होंगे आप, है ना। वो बहुत महान जो है निबंधकार हैं, आपके नाटककार हैं, बहुत आप उनसे परिचित होंगे। यहाँ तक आप आए हैं तो बहुत कुछ जानते होंगे, मुझसे ज्यादा जानते होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो आधुनिक काल की शुरुआत हुई है 1900 से, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र आए और उन्होंने जो है पद्य के साथ साथ गद्य की भी शुरुआत की, और उसमें अवधी और ब्रज, ठीक है, ब्रज का प्रयोग होता था, ऐसी बात नहीं है, ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था आधुनिक काल में, लेकिन खड़ी बोली धीरे धीरे अपना वर्चस्व फैला रही थी। और गद्य काल, इसी कारण से आधुनिक काल का नाम क्या रखा है रामचंद्र शुक्ल ने, गद्य काल। चूंकि गद्य की शुरुआत इसी काल में हुई, इसलिए इसका नाम रखा गया गद्य काल। तो ये हमने तीन आपको टॉपिक जो था मैंने आपको पढ़ा दिया है। पहला जो टॉपिक हमारा, पहला टॉपिक का अंतर्गत 3 मैंने पॉइंट पढ़ाया आपको काल विभाजन के अंतर्गत। पहला था जनता और साहित्य का संबंध क्या होता है। दूसरा था आपका हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल कौन कौन से हैं। और तीसरा जो पॉइंट था आपका यहाँ लिखा हुआ है, कालों के नामकरण का तात्पर्य। तो कालों के नामकरण का तात्पर्य क्या है, क्यों नाम रखा गया, मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग अगले वीडियो में आपको पढ़ेंगे, आदिकाल से हम लोग शुरू करेंगे। आदिकाल सामान्य परिचय क्या है, आदिकाल का विभाव कैसे हुआ, है ना, और बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग जरूर पढ़ें और नोट करते जाएं। कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।